नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे गणित के पेपर की। तो ये आपका पहला गेस्ट पेपर है। ये 60 अंकों का प्रश्न पत्र होता है साथियों, जिसमें आपको पास होने के लिए 24 अंकों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखें। और इसकी जो समय सीमा होती है पेपर की, वो आपकी 3 घंटे की होती है। ये 3 घंटे का पेपर होगा, ध्यान रखें आप लोग। तो अब आपको शुरुआत करते हैं। आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ गणित में, इस आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से आपको धुआंधार बहुत भरमार प्रश्न भी मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने लैसे का आधुनिक प्रतिपादन किया था? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, इसका प्रतिपादन किसने किया था साथियों? ध्यान रखेंगे, महावीर आचार्य ने किया था। ऑप्शन आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यथार्थवादी गणित की शिक्षा मूलतः किस देश से विकसित हुई है? तो वो नीदरलैंड से विकसित हुई है। यथार्थवादी गणित की जो शिक्षा है मूल रूप से नीदरलैंड राष्ट्र से या देश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय महिला गणितज्ञ को मानसिक कैलकुलेटर या लोकप्रिय मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा सही जवाब शकुंतला देवी। शकुंतला देवी ऐसी गणितज्ञ थी जिनका माइंड बिल्कुल कंप्यूटर या कैलकुलेटर की से भी तेज गति से गणना करता था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो परीक्षा में शुद्धता के लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, पेपर में विभेदकारिता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो ये आपके एक परीक्षा पेपर की शुद्धता के प्रमुख तत्व है। तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। पांचवा है, मूल्यांकन के आयाम कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन के आयामों की बात करें तो मूल्यांकन के उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि, मूल्यांकन की प्रक्रिया और प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा परिणाम का संप्रेषण, ये सभी आयाम मूल्यांकन में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां, अपगणन विकार या फिर इसको हम डिस्कैल्कुलिया भी कहते हैं। तो डिस्कैल्कुलिया किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विभिन्न तरह की क्षमताएं लेकर आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शारीरिक क्षमता या संज्ञानात्मक रूप से वो अलग नहीं होती, लेकिन वे गणित के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और इस विशेष अक्षमता को हम अपगणन विकार कहते हैं। यानी कि एक ऐसी विकृति जो गणना संबंधी होती है। गणना संबंधी जो विकार होता है बच्चों के अंदर, वो अपगणन विकार कहलाता है। उसी को हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। हालांकि साथियों, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब ये हमारी सब विकृति होती हैं। ये आपको रेट में भी पढ़ने को मिलेंगी। अधिगम अक्षमता भी इनको कहा जाता है। प्रश्न 7वां है, एक पाठ योजना के निर्माण में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले याद रखना है, पाठ योजना के विभिन्न भागों में समन्वय रहना चाहिए। दूसरी हम बात करें, विभिन्न विषयों के पाठ की योजना अलग अलग होनी चाहिए। पाठ योजना में पाठ से संबंधित ज्ञान देने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो एक पाठ योजना बनाते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है? इसके प्रतीक क्या हैं? तो कंप्यूटर, ध्यान रखना, द्विआधारी पद्धति जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी सिस्टम पर कंप्यूटर आधारित होता है। यानी कि कहने का मतलब है कंप्यूटर जो है उसके दो प्रतीक हैं, 0 और 1। 0 1 की भाषा कंप्यूटर ग्रहण करता है और उसी को समझता है। 9वां हमारा क्वेश्चन है, पंचाधारी संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं पंचाधारी होती हैं जिनमें 5 अंक होते हैं। 5 अंक कहाँ से काउंट किए जाएंगे? 0 से लेकर के 4 तक किए जाएंगे। 0 भी काउंट होगा, ध्यान रखना साथियों। तो ऐसी संख्या पंचाधारी है और स्थानीय मान पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार दशाधारी संख्याओं में हम 10 अंकों का उपयोग करके लिखते हैं, उसी प्रकार से
5 आधारित संख्याओं में भी 5 अंकों का उपयोग करके लिखते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, अमूर्तता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको याद करना है, अपनी सीरीज में से यूनिट 1 का प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, आगमन विधि के गुण और दोष क्या क्या हैं बताइए। तो आगमन विधि की बात करें तो सबसे पहले गुण की बात करेंगे। इस विधि के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो स्थायी होता है, क्योंकि यह विधि उदाहरणों पर आधारित है। यह विधि उदाहरण से सिद्धांत की तरफ चलती है। इसमें बालक की तर्क, विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक भी है और बाल केंद्रित है। इसमें बालक की रुचि का विकास होता है। अगर मैं बात करूं निगमन विधि की तो जस्ट आगमन का उल्टा कर दीजिए। आगमन विधि के दोषों की बात करें तो यह जो विधि है बालक में अधिक समय में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कम होता है, यानी कि ज्ञान को देने में यह विधि ज़्यादा समय लगाती है। इस विधि के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो क्रमबद्ध नहीं होता और अप्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा इस प्रणाली का उचित रूप से प्रयोग भी नहीं कर सकते, यानी टैलेंटेड टीचरों की आवश्यकता पड़ती है इस विधि को देने के लिए। अथवा में आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छी शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता बताते हुए संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। आप अपनी सीरीज में निशान लगा लीजिए और पढ़ के ज़रूर जाएं। अब आपको एक न्यूमेरिकल है, 11वां प्रश्न, एक कमरे की लंबाई। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं अंकगणित से संबंधित, क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित, तो कैसे आपको निकालना है। एक कमरे की लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहने का मतलब है यह आपका क्या है साथियों, आयत है, एक आयत के आकार में बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखी हुई है प्रश्न में। आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोगों को एक ही काम करना है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें ऊंचाई से गुणा और कर देते हैं। ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं उसमें ऊंचाई से गुणा कर देता हूं तो वो हमारा क्या बन जाएगा साथियों, घन बन जाता है, घन के आकार में बन जाता है। तो चारों ही दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग 2 गुणा 2 कर दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है 6.5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर, गुणा ऊंचाई कर देंगे। तो ये कितने हो गए साथियों, 10 हो गए। 10 दूना 20, 60, आंसर कितना आएगा 60 वर्ग मीटर आपके उस चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, मापन क्या है, यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। यह प्रश्न आपके यूनिट नंबर 3 में मिलेगा, जो आपको पढ़ के जरूर जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों से क्या अभिप्राय है। CWSN जिसको हम बोलते हैं, विशेष क्षमता वाले बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं। एक ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या भिन्न होता है, जहां कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं या शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या फिर विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, देखिएगा, जेंडर और गणित शिक्षा परस्पर किस प्रकार से संबंधित है, वर्णन कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है, जरूर आप लोग पढ़ के जाएं। 13वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन कैसे करना है, उसके उद्देश्य क्या है। पहला है कि बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों और विशेष आवश्यकताओं को पहचानना होगा। उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तैयार करना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और कठिनाइयों को पहचानना,
कक्षा में शिक्षण विधि को बेहतर बनाना, बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उपलब्धि का भाव जागृत करना, अभिभावकों और बच्चों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में बताना। ये हमारी प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अथवा में प्रश्न आपको रखना है याद कि स्कूली गणित शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। ये आपको प्रश्न यूनिट 5 में मिलेगा, आप भी इसको जरूर पढ़ के जाएं। अथवा वाले प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हैं, तो प्रश्न पत्र लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने अथवा में डाले हुए हैं। आप अपनी सीरीज़ को उठाएंगे और जो प्रश्न मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ उनको आप जरूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, RME गणित शिक्षण विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, लिखिए। तो पहली विशेषता है बच्चों के प्रासंगिक परिस्थितियों या समस्याओं का उपयोग करके अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करना। दूसरी विशेषता है मॉडल का प्रयोग करना ताकि मूर्त से अमूर्त की ओर हम आसानी से बढ़ सकें। तीसरी विशेषता है कि बच्चे के द्वारा स्वयं ज्ञान की रचना करवाना। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ सतत अंतःक्रिया करना। और पांचवी विशेषता है कि यह बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया है, RME। इसमें अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शककर्ता के रूप में होती है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, वार्षिक पाठ योजना का क्या अर्थ है। इसके निर्माण में ध्यान देने योग्य 4 बिंदु आपको लिखने हैं। तो ये प्रश्न आपका यूनिट 3 में मिलेगा साथियों, पढ़ के जरूर जाएं। अब आपको एक सवाल दिया जा रहा है, प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्याज से संबंधित। तो मैं आपको सरल ब्याज निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये प्रश्नावली आपकी रीट में भी है साथियों, पात्रता में भी है और मेंस में भी है। प्रश्न है कि 1500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको मूलधन दिया गया है, दर दी गई है 8%, समय दिया गया है 3 वर्ष और वो भी वार्षिक है साथियों दर। तो आपको सीधा लिखना है इस सूत्र में, मूलधन 1500 हो गया गुना 3 साल हो गया और गुणा 8 कर दिया बटे में 100। ये 100 क्यों आया पता है, ये परसेंट है, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 8/100 हो गया। नहीं, आप इसको हल करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 गुना 3 गुना 8, कितना आंसर आएगा, सरल ब्याज कितना आएगा साथियों, 360 रुपये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अथवा में आपका प्रश्न है, चांदे की सहायता से 75 डिग्री, 105 डिग्री तथा 135 डिग्री का कोण बनाइए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, आपसे कोई भी अन्य कोण भी बनवा सकता है, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां, देखिएगा। RTE 2009 के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो क्या उद्देश्य है, क्या इसके लक्ष्य हैं। पहला है RTE 2009 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, या फिर कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा देना। RTE 2009 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 8वीं तक गणित विषय की शिक्षा को अनिवार्य रूप से सभी बच्चों तक पहुंचाना। बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करते हुए बालक का सर्वांगीण विकास करना। चौथा उद्देश्य है बालक अनुकूल और बाल केंद्रित रीति के क्रियाकलापों, प्रकटीकरण एवं खोज के द्वारा गणित शिक्षा को प्रदान करना। पांचवा उद्देश्य है बालकों को भय, मानसिक अभिघात से चिंता मुक्त बनाना, बालकों के समझने की शक्ति और उसे उपयोगी करने की योग्यता का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन करना। अब आपको याद क्या रखना है साथियों, आपसे पूछे कि RTE अधिनियम हमारे भारत में कब लागू किया गया था, बताइए। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, RTE अधिनियम 2009 भारत में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 को।
अगर बात करें राजस्थान की, तो ये राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था और इसको आरटी अधिनियम 2011 की संज्ञा दी गई, ध्यान रखें। अथवा में आपका क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मैं आपको काम आने वाली कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में बता रहा हूँ और इनमें से आपको 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको निशान लगाना है, रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं, योगात्मक आकलन किसे कहते हैं। हालांकि ये जो आपको पॉइंट में बता रहा हूँ ये हमारे पूर्ववत पेपरों में आ चुके हैं। हर प्रश्न पत्र में मूल्यांकन से संबंधित एक यूनिट होती है, वहाँ पर मैंने सभी को पढ़ाया है। तो रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, आधार रेखा मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रणाली, इनमें से आपको 2 या 3 पॉइंट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये पॉइंट मैंने आपके जो पहले पेपर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, ध्यान रखें। तो चीज़ें वही हैं, आप ज़रूर पढ़ें। 17वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की जीवन में क्या उपयोगिता है, समझाइए। तो गणित का उपयोग देखेंगे हमारे जीवन में नित्य कार्यों में उपयोगिता। गणित हमारे दैनिक कार्यों में काम आती है। हमारा जीवन बड़ा ही संघर्ष में है, उसमें हर कदम पर गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। लाभ हानि, साझा, समय, काम, मजदूरी आदि का अध्ययन आवश्यक है, तो वो गणित के द्वारा होगा। सामाजिक एवं बौद्धिक समृद्धि का विकास भी गणित करती है। गणित शिक्षण व्यक्ति के विकास के साथ समाज एवं भौतिक विकास के लिए भी लाभप्रद है। पूंजी का समुचित प्रयोग, भौतिक एवं समय का उचित प्रयोग भौतिक विकास के स्रोत हैं। आज शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानव की चांद पर विजय, ये भी किससे संभव हुई है? गणित की सहायता से संभव हो सकती है। भौतिक सभ्यता की रीढ़ कहलाती है गणित भाई। गणित भौतिक सभ्यता के विकास का माध्यम है। युंग के अनुसार विज्ञान का आधार सूक्ष्म है तथा यदि विज्ञान, देखो मैं भाई आपको परिभाषा बता रहा हूँ गणित की, युंग की परिभाषा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा है, इसकी याद रखना युंग की गणित को लेकर के, और ये रीट में कई बार पूछी गई है। युंग के अनुसार विज्ञान का आधार सूक्ष्म है तथा यदि विज्ञान में से गणित विषय को हटा दिया जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। ये किसका कथन है? युंग का। रोजर बेकन ने भी कहा है गणित को विज्ञान की आत्मा। गणित को विज्ञान की आत्मा किसने कहा है? रोजर बेकन ने कहा है। तथा गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह परिभाषा भी किसकी है? रोजर बेकन की। इसलिए इसका महत्व सर्वोपरि माना जाता है। चरित्र का मूल स्थापित करने में भी गणित सहयोगी है। मानव की अच्छी आदतें ही उसके चरित्र का आधार बनती है। गणित की शिक्षा मानव में इन्हीं आदतों को बनाती है। गणित का विद्यार्थी प्रारंभ से ही सत्य और शुद्धता को सीखता है। विद्यार्थी नियमित रूप से कार्य करने की भावना को पुष्ट करता है। और 5वां उपयोग है अवकाश का सदुपयोग। भाई गणित के द्वारा हम अवकाश का सदुपयोग भी करते हैं। अवकाश के क्षणों में छात्र विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ, क्रियाकलापों का अध्ययन करके इस विषय को सरल बनाते हैं। गणित के रोचक एवं प्रभावकारी शिक्षण के द्वारा छात्रों के समय का समुचित उपयोग करना सिखाया जाता है ताकि उनकी गणित विषय रोचक बन सके। अब आपको अथवा में प्रश्न याद रखना है, गणित का क्षेत्र व्यापक एवं बहुलता से युक्त है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में करनी है। ये प्रश्न आपका यूनिट 1 के अंदर है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। हम बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। देखिएगा, सामाजिक रचनावाद से क्या तात्पर्य है? गणित शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है? तो बड़े ध्यान से पढ़ें। बच्चे कुछ क्षमताएं लेकर पैदा होते हैं। बच्चा किस परिवेश में बढ़ रहा है, किस परिवेश में पल रहा है, इससे किसी हद तक यह तय होता है कि उसका विकास किस तरह हो रहा है। कुछ आदिवासी बच्चे बहुत छोटी उम्र में पत्तियों को देख करके पेड़ को पहचान लेते हैं, परंतु शहरी परिवेश में पलने वाले बच्चों में यह क्षमता विकसित नहीं होती। इस दौरान बच्चों का परिवेश, आसपास का वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही सामाजिक रचनावाद है।
एक मनोवैज्ञानिक थे साथियों, अल्फ्रेड बिने। उन्होंने बताया कि कुछ विशेष परीक्षाओं में हमेशा एक परिवेश के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और एक खास परिवेश के बच्चे खराब प्रदर्शन करते हैं। यानी वो बच्चे जो परीक्षण बनाने या निर्माण करने वाले से भिन्न संस्कृति और भिन्न परिवेश से आए हैं और इन परीक्षाओं में कम अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। सामाजिक रचनावादी मानते हैं कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। बच्चे का जैसे जैसे परिवर्तन से निरंतर सामना होता है, वैसे वैसे ही बच्चे बड़े होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनकी दुनिया भी बड़ी होती जाती है, विस्तृत होती जाती है। सामाजिक माहौल के महत्व पर सर्वप्रथम बाल मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने बल दिया था सामाजिक माहौल के व्यक्तित्व पर। तो भाई ये जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ZPD। और इनका जो मूल सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखना, जिन्होंने अपने सिद्धांत में एक ZPD विकास क्षेत्र दिया था, ठीक है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। उनके तर्क से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे अपने अनुभव के संदर्भ में सीखते हैं और उन्हीं के आधार पर अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे जन्म से ही सामाजिक प्रभावों में रहते हैं, अपने खान पान, रहन सहन, तेज त्योहार, सांस्कृतिक माहौल आदि पहलुओं से लगातार सीखता है। अध्यापक को प्रत्येक बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रख करके उनके पूर्व ज्ञान, अनुभव के आधार पर उनके ज्ञान की रचना करने में सहयोग देने का सदैव प्रयास करना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की। आपको अथवा में याद रखना है, वही प्रश्न आ गया भाई। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको हम संभावित विकास क्षेत्र या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं, उसका आपको वर्णन करना है। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न है हमारा 19वां। कोण की परिभाषा लिखिए और कोण कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने प्रकार हैं, उन सबको आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और ये सिंपल भी है। सबसे पहले तो कोण की परिभाषा देखो। यदि किसी बिंदु से दो किरणें निकालें तो जो बनने वाली आकृति है वो हमारी कोण कहलाएगी। जैसे ये हमारा बिंदु है, इस बिंदु से मैं दो रेखा निकाल दूँ, तो अब ये बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। ठीक है भाई। अगर हम बात करें कोणों के प्रकार की, तो कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे न्यून कोण, तो जो 90 डिग्री का न्यून कोण है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, 90 से छोटा, ध्यान रखना, 90 से छोटा कोण न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री का जो कोण होगा वो समकोण कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। और 90 डिग्री से जो बड़ा कोण होगा, 90 डिग्री से बड़ा कोण होगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। ऋजु कोण की बात करें तो 180 डिग्री का जो कोण है साथियों, वो हमारा ऋजु कोण होता है। इनकी आकृति देखते जाइए एक बार। सरल रेखा पर बनना कोण, ये सरल रेखा है ना, तो ये बना कोण सरल कोण या ऋजु कोण कहलाएगा। वृत्त कोण की बात करें तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा जो कोण है वो हमारा वृत्त कोण कहलाएगा। और समपूरक कोण की बात करें तो देखिए, दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री है तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कहलाएंगे। यानी एक रेखा पर बनने वाले जो कोण है वो सभी समपूरक होते हैं। ठीक है भाई, इनको रैखिक कोण भी कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न मैंने कई सारे प्रश्न पत्रों में लिखा है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन है 20वां। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सतत व्यापक मूल्यांकन जब भी करते हैं तो शिक्षक को कौन कौन सी बातें याद रखनी है? नंबर 1,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक के द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए जाने। पहला काम तो ये देखेगा कि बच्चों ने क्या सीखा है, जो उन्हें सिखाया गया है। दूसरी बात यह है कि उनकी सतत उपलब्धि कहाँ तक हुई है, क्या उपलब्धि हासिल की है। दूसरी बात याद रखनी है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन दो स्थितियों में किया जाना चाहिए। पहले बच्चों का व्यक्तित्व कार्य क्षेत्र और दूसरा उसका सामाजिक क्षेत्र। तीसरी बात याद रखनी है, शिक्षक यह भी देखें कि विषय वस्तु जो बच्चों को सिखानी है या बच्चों को सीखनी है वो सीखी है या नहीं। इसे दर्ज करते रहें, नोट करते रहें, ताकि कुछ समय के बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का हम मूल्यांकन कर सकें। चौथी बात याद रखनी है कि बच्चों की सीखने और सिखाने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे समय समय पर बच्चों को सिखाई गई अवधारणा पर अभ्यास कार्य देते रहें। और पांचवी बात याद रखनी है, बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर भी प्रदान करें। नेक्स्ट बात अगर ध्यान रखनी है तो वो है कि बच्चों का जो मूल्यांकन प्रमाण पत्र आएगा या बच्चों की जो प्रगति होगी उसके बारे में बच्चों के अभिभावकों को समय समय पर जानकारी भी देनी चाहिए। अथवा में आपका क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में वर्णित गणित शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, यूनिट 5 में मिलेगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। और अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी विद्यार्थी हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, उन सब के लिए बताएंगे कि आपको यहाँ पर BSTC फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए गारंटी बैच है। ये मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वही एग्ज़ाम में आएगा। साथियों आप विश्वास रखिए, पिछले वर्ष की तरह आपकी परसेंटेज 80+ रहेगी हर बच्चे की, और अगर ज़्यादा पढ़ोगे आप तो आपकी 90 क्रॉस भी कर पाएगी। तो विश्वास रखो और खुद की मेहनत पे भरोसा रखो। थैंक यू सो मच।